और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, कल यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, जीएस हुआ, सीसेट हुआ। कुछ के जो चेहरे खिलखिलाते हुए बाहर आए, कुछ के मुंह जो थे उतरे हुए थे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन यूपीएससी हमें क्या गाइडलाइन दी है 2022 के लिए। हमें इसमें क्या देखने को मिला है, आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, स्ट्रेटेजी क्या हमारी हो कि अब की बार जो है पीटी हमारा पार हो। ठीक है, कुछ हिंदी मीडियम को लेकर चुनौतियाँ, और जो कुछ ट्रेंड चेंज देखने को मिला है हमें यूपीएससी के दोनों पेपर में, जीएस और सीजेड में, उस पर हम बात करेंगे। तो यदि सबसे पहले बात की जाए आपके जीएस पेपर की, तो जो पेपर का ट्रेंड था वही 2020 की तरह क्वेश्चन का लेवल था। पेपर टफ था। ठीक है, आई रिपीट अगेन, पेपर टफ था। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर काफी इजी था, ये मान के चलिए उनके क्वेश्चन वो फंस गए हैं जो कि उनको अच्छे से आते थे। ठीक है, उनका लक ने उनका साथ दिया है, उनकी किस्मत। क्योंकि होता है ना कि जब हमारी तैयारी अच्छी होती है या जब हम पेपर में जाते हैं और क्वेश्चन वो आते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, तो हमें लगता है कि पेपर इजी था। लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है, लेकिन क्वेश्चन वहां से आए हैं जहां पर उनका वो टॉपिक कमजोर था। ठीक है, या फिर थोड़ा डीपली पूछ लिया है जो उनके माइंड में कभी आया ही ना। तो इस तरह की जो है सिचुएशन रहती है, जिस अकॉर्डिंग ये नहीं बोला जा सकता कि पेपर इजी था। यानी क्राउड की माने, पूरे यूपीएससी क्राउड की माने, तो मैक्सिमम लोगों का कहना है कि पेपर टफ ही था। पेपर मैंने भी देखा है, पेपर सच में टफ था। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। टफ था तो पेपर का कट ऑफ जो है यानी 90 से 95 के आसपास ही रहेगा। यानी 90 के आसपास ही जो है पेपर का कट ऑफ रहेगा। पेपर का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, कम ही रहने वाला। जो लोग कह रहे हैं कि ज्यादा जाएगा, मैं 120 का कर कर आया हूँ, 120 का कर कर आई हूँ, 140 का हुआ है, तो ये सरासर गलत है। एक दो के जाने से ऐसा नहीं होगा कि पेपर का जो कट ऑफ हाई जाएगा। तो जीएस की बात करते हैं। 2020 की तरह जो पेपर का ट्रेंड था, ठीक है, यानी क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा था। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और जियोग्राफी की एनसीईआरटी, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन सभी के सभी हिट किए जा सकते थे। लक्ष्मीकांत में से जैसे 15 से 17 क्वेश्चन बने हैं, तो वहां से 13 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। ठीक है, स्पेक्ट्रम में से 10-7 क्वेश्चन बने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उसमें से 5-4-5-6 इस तरीके से किए जा सकते थे। ये भी यहाँ पर गलत होगा कि लक्ष्मीकांत में से सारे क्वेश्चन बने और सारे आपके सही हो। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, आपसे बन जाती है वो बात अलग है। ठीक है, तो ये बात होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और जियोग्राफी के लिए 6 to 12 तक की आपने एनसीईआरटी की है, तो इन 3 सब्जेक्ट में आपका पीटी रुकेगा नहीं। इन 3 सब्जेक्ट में आपका पीटी रुकेगा नहीं, यदि ये 3 चीज आपने की है 3 सब्जेक्ट से लेकर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो। दूसरी बात करें इकोनॉमिक्स की, इन्वायरमेंट की, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छी खासी संख्या में आए हैं। और यहाँ पर यदि आधार बोलूं मैं, तो स्टैटिक को आधार बनाया गया है। करंट से बिल्कुल लिंक नहीं था। करंट से उस तरीके से लिंक था कि ठीक है, करंट का कोई इशू है, उससे स्टैटिक से लिंक किया गया है और वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो कोर एरिया से आए हैं। कोर एरिया का इट मीन मतलब ये है कि जहां से हर बार यूपीएससी जिस टॉपिक से, जिस एरिया से क्वेश्चन करता है, वहीं से इस बार इकोनॉमिक्स से वही क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन इजी थे या हो सकते थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 में से आराम से 6-7 क्वेश्चन हो सकते थे। एनवायरनमेंट पूरा स्टैटिक था। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन करंट से लिंक हो सकते हैं, लेकिन अब जो है यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। यूपीएससी का आप हर एक क्वेश्चन देखोगे ट्रेडिशनल की ओर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। यानी कि करंट जो 2015 से करंट का बोलबाला था कि नहीं करंट ज्यादा पूछ रहा है, 40-42 क्वेश्चन आ गए थे, और 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक आते आते करंट जो है, करंट की गाड़ी जो है ठप हो चुकी है। एक तरीके से ये लेकर चले कि सारे करंट अफेयर करके गए थे, लेकिन करंट में से कुछ भी नहीं आया। चाहे आप विजन की कर लो, एक दिन दृष्टि की कर लो, वज्राम एंड रवि की कर लो, कहीं से कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्टली किसी की मैगजीन में से कुछ नहीं आया। तो यानी करंट का ये कह सकते हैं कि यूपीएससी इस बार करंट का ट्रेंड चेंज किया है, स्टैटिक पर आए हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपने प्रीलिम्स निकालनी है 2022 की, तो आपने स्टैटिक पर ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइंस की, साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक में तो इस बार
छड़ी लगा दी। वो बोलते हैं ना एक के बाद एक क्वेश्चन, 17 से 19-20 क्वेश्चन साइंस के आए, जिसमें से जो क्वेश्चन बने हैं फैक्चुअल डेटा के थे, ठीक है, फैक्ट्स थे। दूसरी बात, करंट से बिल्कुल लिंक नहीं थे, स्टैटिक से आए थे, और यहाँ पर साइंस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन अधिकांश हिट हुए हैं। इसका मतलब है कि साइंस का जो एक ट्रेंड चलता था कि साइंस के लिए एनसीईआरटी की 6 टू 10 कर लेंगे और 12th के लास्ट के 4 चैप्टर, लेकिन कुछ 2-3 सालों से देखा जा रहा था कि वहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार यूपीएससी ने फिर से एनसीईआरटी के ट्रेंड को अगेन पॉइंट किया है कि आपने अब एनसीईआरटी साइंस की भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कुछ पढ़कर गए होंगे, कुछ पढ़कर नहीं गए होंगे। यदि ऑनेस्टली मैं बोलूं तो जो मेरी बेच चलती है वहां पर मैंने जो भी एस्पिरेंट थे उन्हें साइंस के एनसीईआरटी पढ़ने का ना बोल दिया था, ठीक है। जिस कारण पीटी का रिजल्ट मैं मानता हूं कि रिजल्ट कहीं ना कहीं उस एक डिसीजन से बिगड़ा है, पीटी का रिजल्ट, ठीक है। हाँ। दूसरी बात करते हैं, एक और चेंजेस हमें यूपीएससी की पीटी में ये देखने को मिला कि स्पोर्ट्स से 4 से 5 क्वेश्चन हिट हो गए स्पोर्ट्स से, जिसका यूपीएससी से दूर दूर का नाता था कि ठीक है कभी पूछ लिया कभी नहीं। इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आना ट्रेंड को चेंज कर देता है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि 8 से 10 मार्क्स, ठीक है, जिसने स्पोर्ट्स किए होंगे उनका लेवल, स्पोर्ट के क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं था, ठीक है, मीडियम था, ना इजी था ना टफ, किए जा सकते थे। जिसने करंट किया स्पोर्ट का आसानी से हो सकता था, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज है तो स्पोर्ट के क्वेश्चन हिट किए जा सकते थे। तो अब क्या, ठीक है, 2020 की तरह पूरा पेपर था जैसे पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम से जियोग्राफी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे। करंट बिल्कुल कम हो गया है, करंट से लिंक करते हुए स्टैटिक से क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिक को आधार बनाया गया है। इकोनॉमिक्स कोर एरिया से क्वेश्चन आए हैं, इन्वायरमेंट स्टैटिक बेस्ड था। वहीं साइंस एंड टेक एनसीईआरटी के ट्रेंड को यूपीएससी ने अगेन पॉइंट किया है। साथ ही में 5 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए हैं, 4-5 जो टफ नहीं थे। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जो पूरा पेपर था, पूरे पेपर का कंक्लूजन ये निकलता है कि एनसीईआरटी को यूपीएससी ने आधार यहाँ पर बनाए। क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, इसके पीछे कारण ये है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन थे साइंस के थे, जियोग्राफी के थे, इन्वायरमेंट के थे, अधिकतम आप देखोगे कि करंट से लिंक करते हुए, ठीक है, सॉरी, स्टैटिक से लिंक करते हुए थे, करंट से क्वेश्चन नहीं थे। पहला कि फैक्चुअल डेटा था, और फैक्चुअल डेटा एनसीईआरटी में जितना मिलता है न्यू एनसीईआरटी में उतना स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलते। दूसरी बात की स्टैटिक से क्वेश्चन आए थे, वो स्टैटिक हो और फैक्चुअल डेटा के क्वेश्चन हो तो वो हमें एनसीईआरटी जैसे सोर्स से ही अच्छे से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स 2022 के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब पीटी की आपकी रिवाइज होगा या प्रिपरेशन आप शुरू करेंगे, अभी तो आप मेंस का कर रहे होंगे, तो तब आप एनसीईआरटी को आधार बनाना पड़ेगा बस, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निकलने के अब जो है ज्यादा चांसेस हो गए हैं। यूपीएससी ने अपना वापस से ट्रेंड चेंज किया है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आने लगे हैं और अब एनसीईआरटी को हिट किया जाने लगा है। 2018 से देखने में आ रहा था कि यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने लगे थे, ठीक है, बीच में बंद हो गए थे, तो धीरे धीरे वापस से शुरुआत होने लगी। और अब जो है यूपीएससी अच्छे खासे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाने लगा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल बंद ही हो गए थे, आते थे यानी कम संख्या में आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड बढ़ा है और यूपीएससी का जो करंट का ट्रेंड था खत्म हो चुका है और अब स्टैटिक की ओर यूपीएससी लौटा है। तो यहाँ पर यदि आपने प्रीलिम्स क्रैक करना है तो यानी बोलते हैं ना कि एक सक्सेस की होती है, तो प्रीलिम्स की सक्सेस की आपकी यही होगी कि आप एनसीईआरटी को अपना आधार बनाओ, स्टैटिक के कोर एरिया देखो जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 साल 3 साल में रिपीट होते ही हैं। पीवाईपी पढ़ के जाओ, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वहां से भी क्वेश्चन कई हिट हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आए हैं। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत से आप क्वेश्चन नहीं बन रहे, अरे लक्ष्मीकांत आप पढ़ो, वही एक रामबाण है पॉलिटी के लिए और उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट का भी मैं ये कहूंगा कि करंट से क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ प्री में कि स्टैटिक से क्वेश्चन आए हैं। चाहे आप दृष्टि पढ़ रहे हो, शंकर आईएएस पढ़ रहे हो, तो वो बुक अच्छे से पढ़ कर जाओ आप, साथ में एनसीईआरटी, ठीक है। तो यानी 3 से 4 सब्जेक्ट आप अच्छे पक्के करके चलते हो प्री के लिए, तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। एक बार आपने प्री निकालना आ गया तो प्री फिर कभी नहीं रुकता आपका, ठीक है। फिर आप आसानी से 120 प्लस, 110 प्लस, 130 प्लस स्कोर हो जाते हैं। शुरुआत में दिक्कत होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि
इस बार क्या देखने को मिला है कि आपका जो टाइम भी है, टाइम भी काफ़ी कम पड़ा है, ठीक है? और जो पेपर था, पेपर ने काफ़ी सारा समय लिया है जीएस में, क्योंकि जीएस के कुछ जो पेपर थे, वो क्या थे सॉरी क्वेश्चन थे, वो थोड़े लेंदी थे, ठीक है? पढ़ने में थोड़ा समय लगा, समझने में थोड़ा समय लगा, ये था। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स अपनानी है वो टीएस में अपना लो और अपना एक एवरेज देखो कि हमें कितने क्वेश्चन ड्रिल करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब कई सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और ठीक है। तो आपका एक होना चाहिए एक मतलब एवरेज कि आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? आपकी खुद की एक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि आपको खुद से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। वहाँ पर आपने जो भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आज़मानी है कि ठीक है, मुझसे को किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले हो रहे हैं और किस सब्जेक्ट के बाद में हो रहे हैं, किसके टफ पड़ते हैं। जब कोई आप क्वेश्चन स्किप करते हो, तो क्या वो बाद में एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? जो भी आपकी ट्रिक्स एंड टिप्स होती है, वो आप पहले से अप्लाई करके रखो। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि सब कुछ आप जो अप्लाई करते हो यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करते हो और वहाँ पर आपका सारा काम बिगड़ जाता है। बात करते हैं हिंदी माध्यम के लिए, तो हिंदी माध्यम का देखो पहले तो रिज़ल्ट बिगड़ रहा है। रिज़ल्ट बिगड़ने का कारण ये है कि हम प्रीलिम्स पार नहीं कर पाते। मेंस में ही जो संख्या है हिंदी माध्यम के बच्चों की संख्या कम देखने को मिलती है। जब मेंस में ही संख्या कम देखने को मिलेगी, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में तो हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी है, उनकी संख्या कम ही देखने में मिलेगी और नाम भी उनके कम ही देखने को मिलेंगे। कारण है आपका प्री नहीं निकलता है, प्रीलिम्स नहीं निकलता है, ठीक है? जबकि हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है? ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन-रात पढ़ते हैं और इतने पेजेज़ पढ़ते हैं जितने कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते। कारण प्री ना निकलना और प्री क्यों नहीं निकलना, उसका एक कारण है कि पेपर जो बनता है इंग्लिश में बनता है। हिंदी का जो पेपर होता है वो ट्रांसलेटेड होता है। ट्रांसलेटर अब यूपीएससी क्या पता कहाँ से करवाता है। इस बार आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन ठीक है, 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वहाँ पर ट्रांसलेशन से लेकर दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। यदि वो ट्रांसलेशन ठीक तरीके से होता तो उन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे, यानी 10 नंबर आसानी से लिए जा सकते थे, ठीक है? 10 क्वेश्चन में ट्रांसलेशन की दिक्कत थी, इसका मतलब ये हुआ कि 20 नंबर हमारे किसी काम के नहीं थे, ठीक है? तो वही क्वेश्चन यदि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट करेगा, तो वहाँ पर उनके मार्क्स बढ़ने की जो है चांसेस ज़्यादा होंगे। ये तो 10 ही बता रहा हूँ, जो पकड़ में आए हैं, ठीक है? जब इतने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो फिर हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट तो बिगड़ना ही है, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है, वो थोड़ी अच्छी हम करें, जिससे कि क्या होती इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सादी सिंपल भाषा में आते हैं, यानी सादी सिंपल इंग्लिश की लैंग्वेज और जो हमारे हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी टफ हिंदी में आते हैं, ठीक है? जिसे बोलते हैं कठिन हिंदी, विशिष्ट हिंदी, ठीक है? और उतनी अच्छी हिंदी हमारी होती भी है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम उन शब्दों को पकड़ नहीं पाते क्योंकि उन उस एटमॉस्फेयर में हम ढल नहीं पाते हैं, उस लैंग्वेज के। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए सिंपल लैंग्वेज होती है, आसानी से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, वहीं हमें समझने में थोड़ा समय लगता है और कई सारे क्वेश्चन तो समझ में भी नहीं आते ट्रांसलेशन त्रुटि के कारण, ठीक है? तो ये कुछ हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए दुविधा है और एक प्रॉब्लम है, समस्या है। यहाँ पर ये है कि हम इंग्लिश को थोड़ा अच्छा करें। जो भी हम टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, उसका हम इंग्लिश वर्ज़न भी देखें कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चन किस तरीके से आया है। साइड बाय साइड कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, उनका मतलब हिंदी में भी देखें कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। जो भी टॉपिक है, टॉपिक का नाम आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो कुछ एफर्ट हिंदी माध्यम को और लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। बात करते हैं सीसेट की। सीसेट में देखो मैंने तो कहा था कि पैसेज करके नहीं जाना है, ठीक है? पैसेज पैसेज की लैंग्वेज पर अब क्या पता क्या करता है सीसेट में क्या है, लेकिन उसमें सक्सेस की ये होगी, इस बार जो रीज़निंग से कम क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स से ज़्यादा आए हैं और पैसेज में डाल दिए, ठीक है? पैसेज तो ठीक है, कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, वो हमारे बस के बाहर है, ठीक है? ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, ठीक है? चाहे हो सकता है आपको अच्छे ना लगे हो या लगे हो, जो कुछ मैंने सीखा है, धक्कों से सीखा है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सी सेट में पैसेज करके मत जाओ, ठीक है? आसान आ गए तो वहीं का वहीं देखेंगे, इसमें कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है? नहीं तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमारी ज़्यादा हो जाती है, हम आंसर कोई और हिट करके आते हैं और निकलता कोई और है, ठीक है? सही आंसर हमारे होते नहीं पैसेज में, तो करें क्या? मैथ्स और रीज़निंग को पकड़ो, मैथ्स और रीज़निंग, यदि ये आपने अच्छे से कर ली, ठीक है? तो मैथ्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा, वो आपको ऑप्शन में भी दिखेगा और वही आप हिट करके आओगे।
ठीक है? तो श्योर शॉट होता है कि हाँ, जो हमने टिक किया है वही आंसर है। रीज़निंग में भी यही होता है। तो यानी हमने 30 से 35 क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया रीज़निंग और मैथ्स से मिलाकर श्योर शॉट वाले। तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने रीज़निंग और मैथ्स पर जो है पकड़ बनाओ, ठीक है? सीसे सीसेट के बारे में और मैं यदि आपने बताऊँ उसके ट्रेंड के बारे में, तो सीसेट कंटिन्यू अपना दबदबा बना रहा है। पेसेस तो नाम के लिए देते हैं, सीसेट का लेवल टफ था, ठीक है? पेसेस को तो भूल ही जाओ, पेसेस के लिए सीसेट के लिए एक फार्मूला है कि रीजनिंग प्लस मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स से आता है, पेसेस नहीं आता है, ये समझो। यही फार्मूला है जो आपने 33% पार करवा सकता है सीसेट में, ठीक है? रीजनिंग के हो जाते हैं क्वेश्चन, बट मैथ्स के लिए आपने प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपने हार्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा और अपने एफर्ट्स जो है यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। इस बार भी सीसेट के कारण रिजल्ट बिगड़े हैं, ये मानता हूँ मैं। सीसेट का ब्लंडर काफी हुआ है, जिसका जीएस अच्छा गया, सीसेट ने उनकी टांगे खींच ली है। सीसेट का बाउंडर जो है जीएस के जो योद्धाओं को ले डूबता है। यानी जीएस में तो आप ला रहे हो 140 प्लस, 120 प्लस, 150 प्लस, लेकिन सीसेट में के बाउंडर में योद्धा डूब जाते हैं। तो सीसेट को बिल्कुल हल्के में ना लें। बाकी यही कहूंगा कि कीप इट अप और गिव अप ना करें, ठीक है? बाकी जो होगा अच्छा होगा। कट ऑफ की बात करें तो 90 प्लस आपके यदि नंबर आ रहे हैं, 85 टू 90 तक आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं 2021 की, ठीक है? अदरवाइज जो है आप 2022 की मेंस कम प्री की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो यही था गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट।